ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक कर लेते कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन इसी के साथ सदन के समय पूर्व अवसान को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। आखिर अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बावजूद क्यों सदन की समयावधि को लेकर हो रही है चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सत्रों का समय पूर्व अवसान होता रहा है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क भी हैं। विपक्ष जहां सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष के पास चर्चा के लिए मुद्दा नहीं होता। सदन में विपक्षी सदस्य सिर्फ हंगामा करते हैं। पंचम विधानसभा के मानसून सत्र में भी समय पूर्व अवसान को लेकर चर्चा है। इसकी वजह मध्य प्रदेश विधानसभा भी है, जहां अंतिम सत्र की कार्यवाही महज 2 दिनों में सिमट कर रह गई। अब छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह समय पूर्व सत्रावसान की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। हालांकि 18 से 21 जुलाई तक 4 बैठकों वाले सत्र में एक दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, जबकि दूसरे दिन शासकीय विधेयक और अनुपूरक बजट लाए जाने की संभावना है। लेकिन संभावना ये भी है कि अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में इस पर 21 जुलाई को चर्चा होगी। ऐसे में विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के सदस्य भी समय पूर्व सत्रावसान की बात से इनकार करते हैं। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल आएगा। छत्तीसगढ़ की जनता का अविश्वास है इस सरकार के ऊपर, और अविश्वास प्रस्ताव के बहस में सरकार ने की जो नाकामियां थी, जो भ्रष्टाचार था और जो पूरा प्रदेश की जनता का इनके प्रति अविश्वास हो गया है, उसको हम यहाँ पर विधानसभा के पटल पे लाएंगे और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस चीज को देखेगी। निश्चित रूप से सत्र तो पूरा चलना चाहिए, और जब पिछले सत्रों में इस तरह की बातें आई थी तो विपक्ष जो है खुद ही भाग जाता है विधानसभा से, चर्चा ही नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, न विजन है, न कोई योजना है, और छत्तीसगढ़ में इनके पास न कोई नेता है। ये क्या चर्चा कर पाएंगे? अब छत्तीसगढ़ की जनता ने 4.5 साल में भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी ओर देख रहे हैं, और जनता सरकार के काम से संतुष्ट है। आने वाले समय में फिर हमारी सरकार बनेगी 2023 में, 2024 में दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन विधानसभा के पूर्व सत्रों के भी समय से पहले खत्म होने के दृष्टांत रहे हैं। ऐसे में हर किसी की निगाहें मानसून सत्र के चलने या समय पूर्व खत्म होने पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। कांग्रेस में लगातार चल रहे बदलावों के बीच महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से फूलोदेवी नेताम ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। फूलोदेवी नेताम ने अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को भेज दिया है। आखिर क्यों दिया उन्होंने इस्तीफा, क्या है इसकी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर की आदिवासी नेत्री फूलोदेवी नेताम पिछले 7 सालों से महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज थी। इसी बीच उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में चुने जाने का अवसर भी मिला। इसके बाद भी वो लगातार दोनों पदों पर काम करती रही, लेकिन संसदीय जिम्मेदारियों और सांगठनिक कामकाज के बीच वक्त नहीं दे पाने की वजह से अब उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त होना जरूरी समझा। इसी वजह से अपना इस्तीफा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा को भी सौंप दिया है। उन्होंने अपने स्थान पर किसी कर्मठ महिला नेत्री की नियुक्ति करने की बात कही। यूं तो महिला कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेत्रियां इस पद की दावेदार है, लेकिन कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत से लेकर मंत्री अनिला भेड़िया तक के कई बड़े नामों को भी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। इस बीच फूलोदेवी नेताम ने खुद को दी गई इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लंबे वक्त से वो इस पद पर काम कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कारण कुछ नहीं है, मैं अपने मन से इस्तीफा दी हूँ, और हाईकमान ने मुझे महिला कांग्रेस के रूप में 7 साल तक मौका दिया, और 7 साल तक मैंने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के सारी महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद रहा है, और मैं चाह रही हूँ कि इस बीच में 7 साल तक मैंने पूरा किया है, तो इस बीच में हमारी किसी महिला बहन को मौका मिले ताकि हम भी उसको अच्छे से सहयोग कर सके, वो भी अच्छा काम कर सके।
देखिए, फूलो देवी नेताम जी लंबे अरसे से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। बेहद ही अनुभवी, जुझारू और गजब की संगठनकर्ता थी। उनके नेतृत्व में हमने महिला शक्ति का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके छत्तीसगढ़ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब राज्यसभा की भी सदस्य बन गई हैं और उन्होंने मंशा जाहिर की है कि मैं लंबे अरसे तक काम कर चुकी हूँ, किसी अन्य महिला साथी को मौका मिलना चाहिए। अब किसे मिलेगा यह निर्णय करने का अधिकार हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को है। कांग्रेस में लगातार बदलाव का दौर जारी है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकारी अध्यक्षों और पीसीसी के दूसरे पदों के लिए होड़ मची थी, लेकिन अब फूलो देवी नेताम के इस्तीफे ने महिला कांग्रेस की कमान संभालने के दावेदारों को भी रायपुर से दिल्ली तक एक्टिव कर दिया है। ऐसे में किसे मिलेगी महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी, ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर भाजपा की केंद्रीय हाईकमान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया है। मध्य प्रदेश के बाद अब सबकी निगाह छत्तीसगढ़ पर टिकी हुई है कि यहां कब चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया जाता है और इस समिति की कमान किसे सौंपी जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की चुनाव प्रबंध समिति की घोषणा का इंतजार है। गाहे बगाहे सब इसलिए भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में दौरा किया है और उनके एमपी दौरे से तुरंत बाद ही नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अमित शाह के दौरे के बाद चुनाव प्रभारी के रूप में ओम माथुर, सह प्रभारी के रूप में मनसुख मंडाविया की नियुक्ति कर दी गई है। इस मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये निर्णय शीर्ष स्तर को करना है, जो निर्णय आएगा अच्छा आएगा। ये पार्टी का निर्णय है, शीर्षस्थ स्तर से निर्णय होता है। जो निर्णय आएगा वो अच्छा आएगा। पार्टी के लिए सरकार हमारी बन रही है। भाजपा पूरे इलेक्शन मोड में है। भाजपा के कार्यकर्ता जमीन से लेकर ऊपर तक सब इलेक्शन मोड में है। जनता का अभूतपूर्व उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा में चुनाव प्रबंधन समिति नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्रीय हाईकमान को छत्तीसगढ़ में कार्य करने के लिए चेहरा नहीं मिल रहा है। भाजपा समिति बना भी देगा तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय हाईकमान चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कब करती है और किसे इसका संयोजक बनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन समिति बनने के पहले इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। अब देखना रोचक होगा कि समिति के संयोजक के रूप में छत्तीसगढ़ के किसी नेता को मौका मिलता है या किसी बाहर के नेता को। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़ की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार के बाद भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर तो आमने सामने है ही, चुनाव में भी छत्तीसगढ़ीवाद का मुद्दा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों तीज त्योहार को लेकर मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार माना जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली में गेड़ी चढ़ते और कृषि यंत्रों की पूजा करते नजर आए, लेकिन पहली बार विपक्षी नेता अरुण साव, ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और OP चौधरी भी गेड़ी चढ़ते नजर आए। पहली बार भाजपा के प्रदेश और जिला दफ्तरों में हरेली पर कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना भी की गई और यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। भाजपा के नेता भले ही प्रदेश की संस्कृति का सम्मान करने की बात कहते नजर आ रहे हों, कांग्रेस के नेता दावा करते नहीं थक रहे हैं कि यह उनकी उपलब्धि है। और तो और कांग्रेस के नेता आने वाले समय में भाजपा के नेताओं के उलान बाटी खाने और नदी में गोता लगाने की बात कहते भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग परंपरागत रूप से ये त्योहार मनाते रहे हैं और हमको बोरेबासी खाना और ये छत्तीसगढ़ यहाँ त्योहार मनाना भूपेश बघेल जी के आने के बाद चालू नहीं हुआ है, वर्षों से परंपरा रही है। ये भूपेश बघेल जी इस प्रकार से बोलना बंद करे,
हर छत्तीसगढ़िया ये त्योहार मनाता है अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में। तो हमको त्योहार मनाना मत सिखाएं। बिल्कुल, अगर नहीं बदलोगे तो बदल दिए जाओगे। इसलिए छत्तीसगढ़ में राजनीति करना है तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। हरेली त्योहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मनाया जा रहा है, तो हम तो यही तो चाहते थे ना। हम कब बोल रहे हैं कि हमने हरेली त्योहार की शुरुआत की है? तो हमारा पुरातन त्योहार, छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ त्योहार है हरेली, तीजा, पोरा। ये सारी हम चाहते थे हमारे जो खान पान संस्कृति है आगे बढ़े। 15 साल तक इशू को भारतीय जनता पार्टी ने भुला दिया था, और भूपेश बघेल जी ने जब इसको शुरू किया और जनता इसके साथ जुड़ी, जनता इसके से आह्लादित हुई, तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो गई है। बंगाल हो या कर्नाटक, हिमाचल हो या बिहार, भाजपा को यह मालूम है कि स्थानीय अस्मिता के कारण ही उसे कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, और यही वजह है कि गेड़ी हो या छत्तीसगढ़ी खान पान, छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर बढ़त बनाने के लिए भाजपा को भी कांग्रेस के पिच पर आकर खेलना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे भी अपनी सफलता बताने से नहीं चूक रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान मिला है। बता दें, प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लैटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। मामले में बेमेतरा से कलेक्टर PS एल्मा ने INS 24/7 न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ा सम्मान है। बेमेतरा में 100% जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट किया हुआ है। बेमेतरा कलेक्टर PS एल्मा ने INS से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को राष्ट्रपति ने आज दिल्ली में सम्मानित किया है। सरगुजा और बेमेतरा को जो है सम्मानित किया गया है। बेमेतरा के कलेक्टर हमारे साथ PS एल्मा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, एक बड़ा कहीं ना कहीं सम्मान है छत्तीसगढ़ को जो है दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ जो है कार्यक्रम का? बिल्कुल, ये निसंदेह बहुत बड़ी सम्मान है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। 2 जिलों को मिला है, बेमेतरा और सरगुजा को। बेमेतरा में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। करीब 8,96,000 खाते हैं और 1,86,000 के आसपास किसान हैं जिनको डायरेक्ट डिजिटाइजेशन किया है इनके ज़मीनों का, और इससे काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात बताना चाहता हूं कि इसमें जो किसान हैं डायरेक्ट उनके अपने भूमि का जो ऑथेंटिकेशन है, उसकी अद्यतीकरण है, उसको वो डायरेक्ट अपना ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ज़मीन की खरीदी बिक्री भी सीधे रजिस्ट्री से ऑनलाइन है और एकदम पूरा कनेक्ट है, और जिससे हम लोगों ने अच्छे काम किया है। और 100% हमारे जो बेमेतरा जिले के ज़मीन का है वो इसको अपडेट किया हुआ है। सर, एक अंतिम प्रश्न ये कि डिजिटल इंडिया की तरफ देश जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरीके के प्रोग्राम जो है कितने मददगार जो है आम लोगों के लिए साबित हो जाते हैं, और बतौर कलेक्टर आपसे अगर समझने की कोशिश करें तो और इस तरीके के किस तरीके के जो प्रोग्राम है वो जनता के बीच में जो है जाते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने कहा कि डिजिटल इंडिया है, उसी का ही एक प्रतिफल है कि हर क्षेत्र में आज के तारीख में डिजिटाइजेशन होना चाहिए, और जिससे आम जनता को इसको बेनिफिट मिलती है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को दिल्ली में आज राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज, दिल्ली। चले रुक कर लेते बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ की बस्तर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में पिछले करीब 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। अब मौसम विभाग ने भी भारी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। सुकमा में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले के जगरगुंडा दोरनापाल मार्ग पर स्थित बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिससे पिछले कुछ घंटों से मार्ग बंद है। यात्री बस चालक जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। पखांजूर में कई घरों में बारिश का पानी भी घुस गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी बारिश से हाल बेहाल है और बस्तर इलाके में तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों में पानी भर गया है, नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। तो दंतेवाड़ा बचेली मार्ग भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, बस्तर संभाग में जमकर बारिश हो रही है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी नदी नाले उफान पर है, घरों में पानी घुस रहा है, लोग बेहद परेशान हैं और अस्त व्यस्त सभी का जीवन हो गया है। तो बस्तर संभाग में तेज बारिश। इधर रायपुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर नेम प्लेट बदल गई है। मंत्री की जगह अब मुख्यमंत्री की नेम प्लेट लगा दी गई है। बता दें कि 28 जून को सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ था। 29 जून को उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब उनके बंगले में बदलाव जो है वो नजर आने लगा। देखा जा सकता है टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके बंगले के बाहर ये नेम प्लेट भी लगा। यहाँ पर मंत्री और उनके विभाग की जिम्मेदारियों का उल्लेख हुआ करता था नेम प्लेट पर। ये D8 सिविल लाइन का बंगला है जहां पर टीएस सिंहदेव रहते हैं। ये पुराना बोर्ड है जिसको देखा जा सकता है। मंत्री के रूप में यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन और वाणिज्यिक कर का उल्लेख है। लेकिन अब जो है नया बोर्ड उप मुख्यमंत्री के रूप में लगा है, जो छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव की जिम्मेदारी मिलने का प्रतीक है। ये माना जा रहा है कि विधानसभा में भी जो जिम्मेदारियां हैं उसके अनुरूप सीटिंग अरेंजमेंट होगा और कुछ और बदलाव भी आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं का प्रदर्शन। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के बैनर तले प्रदर्शन। अनुकंपा नियुक्ति की मांग। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने की है मुलाकात। आपको बता दें कि चर्चा के बाद निराकरण करने की भी बात कही गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम से मुलाकात भी हुई है और उसके बाद चर्चा के बाद निराकरण करने की बात रखी गई है सामने। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा यहां पर प्रदर्शन कर रही है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको बता दें कि दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं का प्रदर्शन जारी है। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के बैनर तले प्रदर्शन हो रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग है कि डिप्टी सीएम से मुलाकात भी की है और चर्चा के बाद निराकरण करने की बात कही गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता मोहम्मद हसन। हसन, यहाँ पर दिवंगत शिक्षा कर्मियों की जो विधवा हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। टीएस सिंहदेव से उनकी मुलाकात भी हुई है। क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है? टीएस सिंहदेव ने क्या आश्वासन दिया है? हसन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हसन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा प्रदर्शन कर रही हैं और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं का प्रदर्शन जारी है और अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है। आपको बता दें कि शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है। हसन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, दिवंगत शिक्षा कर्मियों की जो विधवा पत्नियां हैं वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही है। इसी सिलसिले में उनकी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से भी मुलाकात हुई है। क्या आप कुछ पूरी जानकारी क्या इस चर्चा में निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल जो अनुकंपा नियुक्ति यानी कि जो दिवंगत शिक्षा कर्मी की जो महिलाएं हैं वो लगातार 200 से ज्यादा दिन का समय बीत चुका है, जो अपनी एक सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के बूढ़ा पारा धरना स्थल पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान जो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वे वहीं से जो है वो गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका जो प्रदर्शन है वो अब तक लगातार जारी है। तो उन्होंने, आपको बता दें, देर रात गाड़ी रोकी और उनसे अनुकंपा नियुक्ति कर रही विधवा महिलाओं से जो उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनकी जो पीड़ा है उनकी बातें सुनी है और उसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर जो चर्चा है वो लगातार राज्य सरकार द्वारा रखी जा रही है और उनकी समस्या का जल्द ही निराकरण करने की बात जो है वो सामने आई। इस मुलाकात की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी मांगों पर जो विचार है वो राज्य सरकार करेगी। करीब 200 से ज्यादा दिन का समय बीत चुका है जब अनुकंपा नियुक्ति की जो महिलाएं हैं ये अपने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रही है। जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए यहाँ प्रदर्शन कई दिनों से महिलाएं कर रही हैं। अब उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गाड़ी रोककर उनसे बात की और आश्वासन भी दिया कि जल्द ही उनकी सुनवाई होगी।
और इसी के साथ सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।